मैं यहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरे पापा भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए मैंने भी कामयाबी को पा ही लिया। हमें यहाँ पर खानदानी रईस कहा जाता है। पुश्तों से हमारे पास पैसे रहे हैं और कभी हमारे पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे। हमारी कई ज़मीनें आज भी गुजरात के कई शहरों में मौजूद है। हमारा एक महल जिसे पुश्तैनी महल कहा जाता है वो आज भी गुजरात में मौजूद है। वहाँ पर हमारा आज भी नाम लिया जाता है, लेकिन मैं कभी वहाँ पर जा नहीं पाया। बचपन में पापा मुझे एक बार वहाँ पर लेकर गए थे। दादाजी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन उस महल को सही तरह से मैं देख नहीं पाया, जान नहीं पाया। आज तक मन में एक अजीब सी चिंता रहती है कि हम इतने अमीर हुआ करते थे, खानदानी राजा हुआ करते थे, क्यों हमने अपने महल को छोड़ दिया। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पापा कभी नहीं देते। उनके पास ये जवाब होता ही नहीं, क्योंकि ये जवाब दादाजी के पास होता था और पिताजी ये जवाब मुझे देना नहीं चाहते थे। दादाजी हमेशा पिताजी को चुप करा दिया करते। पिताजी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो दादाजी से ये सवाल पूछ पाते या उस महल के बारे में बात भी कर पाते। दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते, लेकिन मुझसे वो इतना प्यार करते थे कि मैं ये सवाल उनसे पूछ लिया करता। वो महल की कई कहानियाँ सुनाया करते, कैसे वो बचपन में उस महल में खेला करते थे, कैसे उनके भी पिताजी उनके साथ वहाँ पर बहुत मज़े किया करते। वहाँ आसपास कई गांव थे, हर गांव वाले उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते। महल बहुत बड़ा था और उस समय पूरे गुजरात और राजस्थान में ऐसा महल नहीं हुआ करता था। उनकी ऐसी कहानियाँ सुनकर मन में बहुत सारे ख्याल आते। मैंने उस महल को मन में बसा लिया था। भले ही मैं उस महल को देख नहीं पाया था, लेकिन दिमाग में मैंने एक महल का चित्र बना लिया था। मेरे पापा कहा करते, तुम्हें बचपन में मैं एक बार लेकर गया हूँ। मुझे बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन वो बार बार कहते तो मैं मन में सोचा करता, शायद वो एक बड़ा सा महल हो। कभी मैं उसकी तस्वीर तक नहीं देख पाया था और दादाजी की मौत के बाद जितना सदमा पिताजी को लगा था उतना ही मुझे भी लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, याद जैसे दिल में पड़ती जा रही थी। मैं अपने दादाजी से मिलना चाहता था। हर कोई ऐसा ही करता है ना। जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो बहुत याद आती है। कभी कभी मन करता है उन्हें अपने पास बुला लें, लेकिन ऐसा कोई रास्ता होता ही नहीं। फिर भी हम उनसे जुड़ी यादों को अपने करीब रखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी चीज़ों को अपने करीब लाना चाहते हैं। और उनकी मौत के 2 महीने बाद उनसे जुड़ी हर चीज़ को मैं उठा उठा कर देख रहा था। जहाँ पर भी वो जाया करते, मैं अब बार बार वहाँ पर जा रहा था। उनकी याद ने जैसे मुझे कमज़ोर सा कर दिया था और काम में अब मन नहीं लग रहा था। यहाँ पर मुझे एक बड़ा एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, लेकिन फिर भी जैसे कमज़ोरी मेरे अंदर घर कर गई थी। दादाजी से दूर होने का विलाप मैं झेल नहीं पा रहा था और मैं अपने सभी दोस्तों से मिल रहा था जो मेरा मन बहलाने की कोशिश किए जा रहे थे। लेकिन एक दोस्त ने मुझे एक ऐसा शब्द कहा जिसे सुनकर कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने कहा, बचपन में तुम्हारे दादाजी एक महल में खेला करते थे, मुझे भी उन्होंने ये बताया है। क्यों ना वहां पर जाकर आओ, वहां तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने ये शब्द कहे थे और सच में ये शब्द मन में बस गए। लेकिन मैं जानता था पिताजी वहां पर मुझे जाने नहीं देंगे। पता नहीं वहां पर क्या हुआ जिस कारण ना तो वो खुद वहां पर जाते थे, ना उसके बारे में बात करते थे, ना करने देते थे। अब मैं दादाजी को याद करने लगा था। दादाजी ही सबसे ज़्यादा मना किया करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो मैं उस महल में जा सकता हूँ। हमारी खानदानी जायदाद है वो, क्यों ना वहाँ पर कुछ दिन बिता कर आऊँ। मैं पिताजी से यह सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मैंने जैसे ही उस महल का शब्द अपने मुंह से निकाला, पिताजी गुस्से में आ गए। तुम्हें कहा है ना वहाँ पर नहीं जाना है, उसकी बात नहीं करनी है। बस इतना सुना था और मैं अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकल गया। लेकिन मैंने मन बना लिया था, उस महल में तो जाना ही है, भले ही पिताजी परमिशन दें या ना दें।
3-4 दिन बाद मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें मेरे दोस्तों ने मेरी मदद कर दी थी। उन्होंने इस तरह से वहां गुजरात में बात कर रखी थी कि मुझे कॉल पर कॉल आए जा रहे थे और एक मीटिंग फिक्स करवा दी गई थी। वो मीटिंग अहमदाबाद में फिक्स करवाई गई थी, लेकिन मैं तो अपने पुश्तैनी महल में जाने वाला था। पिताजी ने हाँ कर दिया मुझे वहां जाने के लिए और प्लान सक्सेसफुल रहा। मेरे साथ एक ही दोस्त जा रहा था, सुंदर। उसी ने ये प्लान बनाया था और मेरी मदद भी की थी। उसी ने तो कहा था कि उस महल में जाकर आओ, वहां तुम्हें अच्छा लगेगा, तो मैंने भी उसे साथ में ही ले लिया। इतनी मदद करने के बाद उसके लिए अगर कुछ कर पाता तो मुझे अच्छा लगता, और वो भी इस तरह की पुरानी जगहों पर जाना हमेशा से पसंद करता है। वो मेरा बचपन से दोस्त है और वो हमेशा ऐसी जगह पर जाना पसंद करता है, लेकिन उसकी परेशानी है कि उनके पास थोड़े पैसे कम है। मैंने उसकी बहुत मदद की, उसे अच्छा काम दिलवाया। इसके बाद उसकी तनख्वाह भी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो भी अब एक अच्छा बिजनेसमैन बन चुका है। लेकिन वो हमेशा मेरे साथ घूमने की बात करता, मैं मना कर देता। आज हम इकट्ठे आ रहे थे। उस महल को बाहर से देखते ही मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ पड़ी थी। मेरे दादाजी की याद आंखों के सामने घूमती जा रही थी। उस महल की सफाई पहले ही करवा दी गई थी और जैसे ही मैं उस महल के सामने पहुंचा, वहां सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो आदमी चलकर मेरी तरफ आया और उसने अपना नाम बताया, भानु प्रताप। मैं यहाँ पर पिछले 35 सालों से इसी तरह महल की रक्षा किए जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर चौकीदार भी हूँ और आपका अंगरक्षक भी। हमारी सारी पुश्तें ऐसा ही करती आ रही हैं। हमें कभी आपके पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। हमारे ऊपर कई राजाओं ने हमला किया था, आपके पूर्वजों ने ही हमारी मदद की थी और तब से हम आपके अंगरक्षक बने हुए हैं। मैं 35 सालों से इस महल की रक्षा कर रहा हूं और यहाँ पर आपको और भी कई बॉडीगार्ड मिल जाएंगे। वो यहाँ पर चौकीदारी का काम करते हैं और आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद भानु प्रताप हमें अंदर की तरफ ले गया। मैंने उस महल के अंदर जैसे ही पैर रखा, उसे काफ़ी सजाया गया था। उसकी सफाई एक तरफ से की जा चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ लगी हुई थीं। उसे देखकर मैंने कहा, इस तरफ सफाई क्यों नहीं करवाई गई? तो उसने कहा, ये महल बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम इतने बड़े महल की सफाई नहीं करवा सकते, उसमें थोड़ा समय लगेगा। आप इस तरफ रह सकते हैं। महल अंदर से पूरी तरह से साफ करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय मिलेगा इस तरफ भी सफाई करवा दी जाएगी। मैंने कहा, चलो ठीक है, रहने लायक तो बना दिया गया है और वैसे भी मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूँगा। अगर दादाजी से जुड़ी कोई चीज़ उस तरफ है फिर ही जाने का मन होगा, वरना मैं ना ही जाऊँगा। मैं और सुंदर उस महल के अंदर पहुंच गए थे और इतना भव्य महल था, देखने लायक था। वहां महंगी से महंगी चीजें उसी तरह से लगी हुई थीं जिसे देखकर मैं खुश हो गया था। भानु प्रताप, आप बहुत अच्छी रक्षा कर रहे हैं, मुझे आपके बारे में कभी पता था ही नहीं। तो उसने कहा, आपकी दादाजी इस महल को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। उन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं था। पहले तो हमने ढूंढने की काफी कोशिश की। जब वो मिले थे तो उन्होंने कहा था कि उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, महल की रक्षा करो। कोई भी अनजान उस महल के अंदर नहीं आना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम भी रात के समय इससे बाहर चले जाते हैं। मैंने भानु प्रताप को कह दिया था, अब आपको यहाँ से रात को जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल हमारे महल के बाहर उस 4 दीवारी के अंदर रह सकते हैं। बाहर मत जाइएगा, हमें अकेला महसूस होगा। लेकिन कई जो अंगरक्षक हैं या चौकीदार हैं वो जा सकते हैं, हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों? हम तो उस महल के अंदर चले गए थे और मैं सुंदर के साथ उस महल के कमरे देख रहा था। मन में जो ख्याल बनाया हुआ था इस महल का, ये महल उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। इन दीवारों पर चित्रकारी की गई थी। यहाँ पर कई तस्वीरें बनाई गई थीं, कई पेंटिंग्स बनाई गई थी। कुछ युद्ध की पेंटिंग्स थीं तो कुछ यहाँ पर घोड़ों की पेंटिंग्स बनाई गई थी। जैसे जैसे हम उन दीवारों पर उन्हें देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, कुछ अजीब सी तस्वीरें भी दिख रही थीं जो बेहद डरावनी सी थीं।
वहां पर एक चित्र बनाया गया था जिसे चांदी से मढ़ा गया था। वो था एक सर कटा इंसान। उसका सर मौजूद नहीं था, लेकिन धड़ बहुत ही बड़ा बनाया गया था और आसपास छोटे छोटे इंसान उससे डरते हुए दिखाए गए थे। हमें वो चित्रकारी अजीब सी लगी और सुंदर कहने लगा, ऐसी भयानक चीजों को यहाँ क्यों लगाया गया है? महल के अंदर ऐसी चीजें नहीं लगाई जाती। इसका कोई कारण हो सकता है। चलो इसे उतरवा देना, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बढ़िया सा लगाना। और मैं कहता हूँ यार, यहाँ पर रहना शुरू कर दो ना, तुम्हारा परिवार यहाँ रह सकता है। इतना बड़ा महल है, यहाँ पूरे देश में तुम्हारी बात होनी शुरू हो जाएगी। वो दोपहर का समय था और हमें भूख तक नहीं लगी थी। हम बस कमरों को देखे जा रहे थे। कम से कम 20 कमरे तो हमने देखे ही होंगे और ये महल इतना बड़ा था कि इससे ज्यादा कमरे तो अभी बचे हुए थे। उसके बाद हम अपने बेडरूम तक पहुंचे, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। वो महल का शायद सबसे बड़ा कमरा था जो हमें दिया गया था। वहां पर कई मोटे मोटे पिलर थे जो दीवारों से सटे हुए थे। उन पर बहुत अच्छी चित्रकारी की गई थी और यहाँ लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा किया गया था। यहाँ पर कुछ दरवाजे तो ऐसा महसूस हो रहे थे जैसे वो खुल जाएंगे, लेकिन वो खुल नहीं रहे थे, बल्कि दीवारों पर की गई ऐसी चित्रकारी थी जो बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। ये कमरा शायद इस महल का सबसे सुंदर कमरा होगा और यहाँ बैठे बैठे मैं सुंदर से बातें किए जा रहा था। सुंदर ने कहा, यार कितना अच्छा महल है, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रहना चाहूँगा। अगर तुम यहाँ रहने का मन बना लो तो एक कमरा तुम मुझे भी दे सकते हो। हंसी हंसी में हम इसी तरह बातें करते रहे और उसके बाद शाम कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। हमने देखा भानु प्रताप चलते हुए हमारी तरफ आ रहे थे और हमसे कह रहे थे, सर आपको कुछ खाने को चाहिए? हमने यहाँ पर एक बावर्ची को रखा है और वो कह रहा है कि उसे जल्दी से खाना बनाना है और यहाँ से जाना है। मैंने कहा, हाँ खाना तो खाना है, लेकिन अभी नहीं खाएंगे, 9-10 बजे खाएंगे। वहाँ हम इतने बजे ही खाते हैं, भूख अभी नहीं लगी है। लेकिन फिर भानु प्रताप कहने लगा कि सर बावर्ची को जल्दी जाना है, वो यहाँ पर अंधेरे में रुकना नहीं चाहता, अभी अभी यहाँ से जाना चाहता है। मुझे अब गुस्सा आ गया था। अगर यहाँ पर बावर्ची को रखा गया है तो वो हमारी पसंद से काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं। तो मैंने कहा, हम 9-10 बजे ही खाएंगे तो उतने बजे ही खाएंगे, उसे कहो उसे रुकना होगा। उसके बाद भानु प्रताप उससे शायद कहने के लिए चले गए और 5 मिनट बाद ही यहाँ पर आ गए। सर खाना अभी बनवा देते हैं, आप बाद में भले ही खा लीजिएगा। मैंने कहा, क्यों बाद में खाएंगे, हम गर्म खाना ही खाएंगे और उसे कहो तभी बनाए, आप दोबारा क्यों आ गए? तो भानु प्रताप ने कहा, सर बावर्ची कह रहा है कि अभी खाना बनवाना है तो बनवा लो, वरना मैं काम छोड़कर जा रहा हूँ, बाद में खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर मैं कहता हूँ अभी बनवा लेते हैं, अगर वो काम छोड़ गया यहाँ पर आपको और बावर्ची नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी हैरान हो गया था। मुझे इस तरह से ना सुनने की आदत नहीं है, लेकिन उस बावर्ची की बात माननी ही पड़ी थी, क्योंकि अगर वो चला जाता तो खाना मिलता ही नहीं और हमारा महल भी इन गांवों से घिरा हुआ था। यहाँ पर और कोई होटल मिलने वाला नहीं था। यहाँ पर मैंने सोचा कि खाना बनवा ही लेते हैं, अगर उसे जाना ही है तो चला जाए, कल हम देखेंगे कोई नया बावर्ची मिलता है या नहीं। भानु प्रताप ने उसे खाना बनाने के लिए कह दिया था। 7 बजे के करीब जब अंधेरा होना शुरू हो गया था, वो बावर्ची वहां से निकल लिया। मैं बार बार उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने सामान समेटा हुआ था और मेरी तरफ देखा तक नहीं और बाहर की तरफ भाग गया। मैंने पीछे से कुछ आवाजें लगाई थी उसको, लेकिन उसने मुड़कर कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं भी उस महल के अंदर ही आ गया। मैंने भानु प्रताप से पूछा था कि रात के समय क्या यहाँ पर अच्छी तरह से लाइट्स लगाई हुई हैं? मैं इस महल के ऊपर चढ़कर भी देखना चाहता हूँ कितनी दूर तक नजर आता है, लेकिन भानु प्रताप मुझे बार बार मना किए जा रहे थे। उनका कहना था कि रात के समय महल में इस तरह से घूमना अच्छा नहीं होगा। चौकीदार यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मुझे आज यहीं पर रुकना है। मैं आपके महल के बिल्कुल बाहर खड़ा रहूँगा और आपकी रात भर रखवाली करता रहूँगा। ध्यान रखिएगा, बाहर घूमिएगा नहीं, बस अपने कमरे में रहिएगा। उसकी बात थोड़ी सी अटपटी थी, लेकिन फिर भी हमने मान ही ली। रात के 9 बजे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई जानवर दर्द के मारे कराह रहा हो। बार बार बाहर से वो आवाजें आती जा रही थी तो मैं देखने के लिए बाहर निकल पड़ा। सुंदर ने मुझे रोक दिया था। उसने कहा, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है महल में कोई जानवर आ गया हो, बाकी भानु प्रताप खुद ही देख लेंगे, तुम अंदर आ जाओ, इस तरह बाहर जाना खतरनाक है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं माना। मैं बाहर जाकर देखने वाला था, तभी मैंने देखा भानु प्रताप ने मुझे देख लिया था और वो भागकर मेरी तरफ आ गए थे। मैं उनसे बात करना चाहता था लेकिन वो मेरे मुंह से एक शब्द तक निकलने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा, सर जल्दी से अंदर चले जाइए, आपको बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने देखा भानु प्रताप के शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। चेहरे पर खरोंच के निशान थे। हाथ में उन्होंने एक तलवार पकड़ रखी थी। इसी के साथ दूसरे हाथ में एक लोहे की रॉड थी। उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाहर कोई जानवर आ गया होगा जिससे वो निपट रहे होंगे। मैंने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बाहर कोई जानवर आया है क्या? लेकिन भानु प्रताप ने कहा, सर जल्दी से अंदर चले जाइए, आपको अंदर जाना ही होगा। देखिए, आज आपको मेरी बात माननी होगी, कल मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। मैंने उसकी बात मान ली थी और मैं अपने कमरे में चला गया। उसने बाहर से उस महल का गेट बंद कर दिया था और वो खुद बाहर चला गया था। उसके बाद रात के 12 से 1 बजे तक वो आवाजें आती रही थी जैसे कोई जानवर बार बार चीख रहा हो या दर्द के मारे कराह रहा हो। वो आवाजें आती रहीं और सुबह जब मेरी नींद खुली मैं वो जवाब जानना चाहता था, ये किसकी आवाजें थीं। सबसे पहले मैं भानु प्रताप के पास पहुंचा जिसने अपने शरीर पर कई पट्टियां लपेट रखी थी। चेहरे पर भी कई कट के निशान थे। पास में पड़ा वो लाल रंग का कपड़ा खून से सना हुआ था। उस कपड़े से भानु प्रताप ने अपने शरीर का खून साफ कर रखा था, लेकिन फिर भी वो इसी तरह गेट के सामने खड़ा था हमारी रखवाली करने के लिए। मेरे पास कई सवाल थे जो मैंने उससे पूछने शुरू कर दिए। मैंने भानु प्रताप से पूछा, आखिर कल रात हुआ क्या? मुझे बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही थीं, आपको जवाब देना होगा। भानु प्रताप थोड़ा सा घबरा रहे थे और इधर उधर झांके जा रहे थे। वहां पर कई पहरेदार थे जो सुबह होते ही वहां पर पहुंच गए थे। मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। अगर रात को यहां पर इस तरह से जानवर आते हैं तो इन चौकीदारों को यहां पर होना चाहिए, इन अंगरक्षकों को यहां पर होना ही चाहिए। इन्हें क्या पता नहीं था? मैंने भानु प्रताप से भी ये सब कहा, लेकिन भानु प्रताप मुझे जैसे देखे जा रहे थे और उन्होंने कुछ समय बाद नजरें झुका ली। मैं जानना चाहता था आखिर क्या राज है जो वो मुझे बताना तक नहीं चाहते। वो कौन सा जानवर है जो रात को आता है? तो भानु प्रताप ने मुझे एक कमरे की तरफ इशारा किया और जाने को कहा। वो इधर उधर झांकने लगे और ये देख रहे थे कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। उसके बाद वो मेरे साथ उस कमरे में आए और मुझे बताने लगे, देखिए सर, यहाँ पर बहुत ऐसे राज हैं जो लोगों को बताए नहीं जाते। क्या आपको पता है आपके दादाजी इस महल को छोड़कर क्यों यहाँ से चले गए? क्यों वो दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहते थे? यहाँ पर एक जिंदा लाश घूमती है। इसे नरभक्षी लाश कहा जाता है। बहुत पहले से ये लाश यहाँ पर घूमना शुरू हो गई थी, जिसके बाद आपके दादाजी के 3 भाई भी उससे लड़े थे, उसे मारने की कोशिश की थी। आपके दादाजी के सिवा कोई जिंदा नहीं बचा था। उस जिंदा लाश ने यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा बलि दी, सबको मार डाला, लेकिन उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ। कहते हैं कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, उसके एक हाथ को काट दिया गया था। एक हाथ अब भी उसके साथ है, लेकिन वो यहाँ हर रात घूमता है और सबको मारने की कोशिश करता है। मैं भी रात के समय यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन कल आपने कहा था कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, तो मैं रुका। उससे मुकाबला किया मैंने और एक हाथ होने के कारण मैं जिंदा बच गया। अगर पहले का समय होता, उसका सर धड़ से जुड़ा होता, उसका हाथ उसके शरीर से जुड़ा होता, शायद कल मैं जिंदा ना बचता। मैं कहता हूँ आप भी इस महल को छोड़कर चले जाएं। मैं इस महल की रखवाली
अपनी मौत तक करता रहूंगा, लेकिन आपका यहाँ पर रहना अच्छा नहीं होगा। कोई यहाँ पर नहीं रुकता। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो आपको लगता है मैं इस कहानी पर यकीन कर लूँगा? कल आपको जिसने मारा वो जिंदा लाश थी। आपको लगता है मैं इस बात पर यकीन करूँगा? मैं भूत प्रेत या ऐसी शक्तियों पर यकीन नहीं करता। मेरा मानना है कि लोग बस ये बनावटी कहानियाँ बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और रात को तुम पर जिसने हमला किया होगा वो कोई जानवर होगा। उस जानवर के कराहने की आवाज़ आ रही थी, मुझे पता है। भानु प्रताप मुझे समझाता रहा था, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। तभी वहां सुंदर आ गया और सुंदर को देखने के बाद भानु प्रताप और ज़्यादा घबरा गए और मुझे कहने लगे, इस बात को ज़्यादा लोगों को मत बताना, यहाँ पर परेशानी हो सकती है। इतना कहकर भानु प्रताप वहां से चला गया था। लेकिन मैं सोचे जा रहा था इस बात को सुंदर को बताऊं या नहीं। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैंने ये सारी बात सुंदर को बता दी। सुंदर इस बात को सुनकर हंसने लगा था और उसने कहा, अच्छा तो ये बहाना बनाया है क्या? सच में तुम्हें रात को उसके शरीर पर खून दिखा था या वो नकली था? उस कपड़े को देखो, उस पर असली खून लगा है या नहीं? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैं भागकर बाहर गया उस कपड़े को देखने के लिए, लेकिन वहां पर ना भानु प्रताप मौजूद था और ना ही वो कपड़ा। शायद उसने उठा लिया होगा ताकि किसी को पता न चले। मुझे अब भानु प्रताप पर शक होने लगा था। मैंने ठान लिया था सच का पता तो लगाना ही है। उसके कुछ समय बाद मैं इधर उधर घूमता रहा और दोपहर को ही हमने प्लान बना लिया था कि भानु प्रताप को आज यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। उसे यहाँ से भेज देंगे और रात को खुद देखेंगे यहाँ पर होता क्या है। अगर कोई जानवर यहाँ पर मौजूद है तो गन से उसका शिकार करेंगे और उसे मारकर सारा आतंक खत्म कर देंगे। हमने ये प्लान बना लिया था और भानु प्रताप को भी हमने कह दिया कि रात को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो शैतान, वो जिंदा लाश उसे खत्म कर सकती है। हम तो गेट लगाकर अंदर ही रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं, तो वो भी यहाँ से जा सकता है। भानु प्रताप हमारी बात मान गया था और अब आज रात हम इस रहस्य को सुलझाने की पूरी कोशिश करने वाले थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, भानु प्रताप उस गेट से बाहर जा चुके थे, उस चार दीवारी से बाहर निकल चुके थे। यहाँ एक बड़ा मैदान खाली था और हम इस पूरे महल में अकेले। पहले तो हमने गेट लगा लिया था, हमें नहीं पता था बाहर कौन सा जानवर होगा। हमने सोचा था हम छत पर जाएंगे, ऊपर से लाइट जलाएंगे और देख लेंगे वो जानवर कौन सा है। भानु प्रताप ने कहा था कि वो एक जिंदा लाश है जिसका एक हाथ नहीं है और उसका सर नहीं है। वो यहाँ पर आतंक मचाता है और हमें इसकी सच्चाई पता चल ही जाएगी। गेट लगाकर हम छत पर थे। हमने वहाँ एक बड़ी सी टॉर्च पकड़ रखी थी और हमें जिस पर भी शक होता वहाँ पर टॉर्च मार देते। इस पूरे महल में हम दोनों के सिवा कोई मौजूद नहीं होना चाहिए। उस चार दीवारी को फांदा नहीं जा सकता। एक विशाल महल था ये। उसके बाद मैं और सुंदर बातें किए जा रहे थे। मैंने सुंदर से कहा, दरवाज़ा तो नीचे बंद कर दिया है ना, अंदर तो नहीं घुस सकता? तो सुंदर ने कहा, मैंने कब बंद किया? तूने बंद किया ना, मैं तो टॉर्च लेने गया था। मैंने कहा, मैंने कब बंद किया? मैं तो तेरे पीछे पीछे था। वहां गेट तो खुला ही था। जब भानु प्रताप गया तो उसे मैं देख रहा था, तभी तो मैं पीछे आ गया था। तू मेरे बाद में आया था। हम दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। हमने आज उस गेट को बंद ही नहीं किया था। बातों बातों में हम ऊपर आ गए थे और अंधेरा हो गया था। यहाँ पर वो जानवर कभी भी आ सकता है और हमें नीचे जाकर गेट बंद करने में काफ़ी समय लग जाएगा। यहाँ रास्ते अब भी पूरी तरह से याद नहीं हुए हैं। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम दोनों के पास एक एक गन मौजूद है। ऊपर से लाइट मारेंगे और उस जानवर को यहीं पर ढेर कर देंगे। सामने तो पूरी तरह से सफाई करवाई हुई थी, लेकिन एक तरफ जो बड़ा इलाका था वहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, पेड़ ही पेड़ थे। वहाँ ज़्यादा कुछ देखा नहीं जा सकता था और थोड़ी थोड़ी आवाज़ वहीं से आने लगी। पहले ये आवाज़ काफ़ी कम थी। कोई बिल्ली भी उन सूखे पत्तों पर चल रही होगी तो ऐसी हल्की सी आवाज़ ही करेगी। यही सोचकर हम उधर कभी देखते।
टॉर्च मारने की कोशिश करते, लेकिन पेड़ों के कारण नीचे तक शायद रोशनी नहीं पहुंचती। हम इंतजार कर रहे थे कब मैदान पर आएगा वो जानवर। हमने नीचे कोई चारा नहीं रखा था जिससे उस जानवर को फंसाते, और इसी के साथ हमें डर था वो जानवर दरवाजे के अंदर ना आ जाए। वो महल के अंदर पहुंच गया तो ज्यादा परेशानी कर सकता है। अचानक ही उन झाड़ियों से वैसी ही कराहने की आवाज आने लगी। ये किस जानवर के कराहने की आवाज थी पता नहीं चल पा रही थी। ऐसी आवाज जब जानवर का दम घुट रहा हो वैसी होती है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी पहचान नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वो आवाज झाड़ियों के और पास से आनी शुरू हो गई थी और हमें लग रहा था झाड़ियों से निकलकर वो जानवर जरूर इस साफ मैदान पर आएगा। लेकिन तभी झाड़ियों के अंत में वो आवाज भी रुक गई और वहीं से आती रही, जैसे किसी को पता चल गया हो कि हम वहां पर हैं और इंतजार कर रहे हैं। तभी सुंदर ने वो टॉर्च मारी, क्योंकि उसे लग रहा था ये झाड़ियों से वापस चला जाएगा, उसे कोई नजर नहीं आएगा। और वहां झाड़ियों पर जैसे ही टॉर्च पड़ी, कोई साफ साफ दिखा नहीं, लेकिन पीछे कोई था ये समझ में जरूर आ रहा था। आवाज वहीं से आ रही थी। ये सूखी झाड़ियां हमें परेशानी दे रही थी। और उसके बाद जैसे ही सुंदर ने टॉर्च बंद की, वो उस झाड़ियों से बाहर निकला और मैदान पर पहुंच आया। ये कोई जानवर नहीं था, 2 पैरों पर चल रहा इंसान था जो अंधेरे में साफ दिख नहीं रहा था। लेकिन एक बात हम समझ गए थे, कोई तो इंसान ही है। सुंदर ने कहा, अच्छा तो प्लानिंग बढ़िया कर रखी है। ये कोई इंसान ही है जो हमें डराने के लिए इस तरह कर रहा है। मुझे तो भानु प्रताप पर पहले से शक था, ये जरूर भानु प्रताप ही होगा, देख लेना। अब वो मैदान पर आ चुका था तो मैंने भी अपनी टॉर्च चलाई और सुंदर ने भी अपनी टॉर्च चला ली। जैसे ही उस पर टॉर्च की रोशनी पड़ी, हम दोनों के होश उड़ गए थे। सच में उसका सर नहीं था, ये सिर्फ धड़ था जो चलकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी एक बाजू नहीं थी जैसे कटी हुई हो, दूसरी बाजू भी छोटी सी दिख रही थी और पतली सी नजर आ रही थी। वो ऐसा डरावना दिख रहा था जैसे सच में जिंदा लाश चल रही हो। वो धीरे धीरे चलता हुआ हमारे करीब आ रहा था। हम ऊपर से देख रहे थे। वो बिना सर होने के कारण कभी भटकता हुआ किसी दीवार से जा टकराता तो कभी किसी दीवार से जा टकराता। वो इसी तरह से टकराता हुआ इधर उधर भटक रहा था। वो एक जो छोटा सा हाथ था उसी के सहारे पता लगा रहा था आगे क्या है। तभी उसने गेट पर हाथ मारा और वो गेट खुल गया। वो जान गया था वो अब गेट के अंदर जा घुसा था, यानी महल के अंदर जा पहुंचा था। तभी मैंने कहा, हमें उसे रोकना होगा, वो तो महल के अंदर घुस गया है। कौन हो सकता है वो? मेरी नजर जैसे ही सुंदर की तरफ पड़ी, उसकी टांगें कांप रही थी। उसने वो बंदूक तो नीचे रख दी थी और आंखों में उसके आंसू आ चुके थे। मैंने कभी इतना डरा हुआ इंसान नहीं देखा। वो तो जैसे अपनी पैंट ही गीली कर चुका था। उसका तो बुरा हाल था, लेकिन मुझे अब भी शक था। तो मैंने कहा, ये जरूर कॉस्ट्यूम पहनकर आया कोई बच्चा होगा, हमें डराने की पूरी कोशिश है। समझते नहीं तुम? छोटा सा हाथ है, ये जरूर बच्चे ने एक हाथ निकाल रखा होगा और बड़ी सी कॉस्ट्यूम पहनी होगी, तभी तो बाजू का आकार पूरा बड़ा सा नहीं है। ये बात सुनकर सुंदर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई और उसने कहा, हाँ ये हो सकता है यार, एक पल के लिए मुझे लगा था सच में भूत सामने है और आज तो मैं मरने वाला हूँ। हम उस छत से निकलते हुए नीचे पहुंच आए थे और उस आवाज का पीछा कर रहे थे। वो आवाज का पीछा करते करते हम एक कमरे के पास पहुंचे और सामने हमें वो धड़ नजर आया। यहाँ अंदर बहुत अच्छी रोशनी थी और उस धड़ से टपकता हुआ खून जगह जगह निशान बना चुका था। जैसे ही हमारे पैरों की आवाज हुई, वो हमारी तरफ मुड़ा। अगर उसका सर ही नहीं है तो वो आवाजें कैसे सुन रहा है? पहले तो उसे पता ही नहीं था। तभी हमने सिमटे हुए पैरों से दूसरी तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। हम ये देख रहे थे कहाँ से देख रहा है वो बच्चा इस शरीर के अंदर से, लेकिन पास से हमें वो कॉस्ट्यूम नजर नहीं आई, असली धड़ दिख रहा था।
सुंदर का चेहरा उतर चुका था, लेकिन मुझे अब भी शक था, तो मैंने बंदूक तान दी। तुम जो भी हो, इस कॉस्ट्यूम से बाहर आ जाओ। देखो, गोली चलेगी तो अंदर जो भी है वो मरेगा। ध्यान रखना, मैं गोली रोकने वाला नहीं, चला ही दूंगा। लेकिन उसके कदम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वो छोटा सा हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ था, हमें पकड़ने के लिए। वो हमारे करीब आ रहा था। मैंने गोली चला दी उस धड़ के बिल्कुल सीने में। वो गोली चलने के बाद कुछ समय तक तो वो रुका रहा, फिर से आगे बढ़ने लगा। वहां मैंने दनादन गोलियां चलाई थी उस धड़ के ऊपर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुंदर ने तो बस 2 ही गोलियां चलाई और बंदूक एक तरफ फेंक दी। वो डरा सहमा सा समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे। वो तो वहां से भाग निकला, लेकिन मैं वहां पर रुका हुआ था और एक पिलर के पास जैसे मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया। यही शायद मौका था, शायद मैंने आवाज़ ज़्यादा कर दी थी। वो धड़ मेरे बहुत करीब आया और उस छोटे से हाथ से उसने मुझे पकड़ लिया। भले ही वो हाथ कमज़ोर सा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने अपनी उंगलियां मेरे मांस में ही कड़ा रखी थी। सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं पकड़े थे, और एक ही हाथ होने के कारण कभी कभी वो मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ता। वो जैसे धीरे धीरे मेरी छाती से होता हुआ मेरी गर्दन की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। मैं जान गया था वो मेरी गर्दन में अपनी पकड़ जमाना चाहता है, और एक बार उसने मेरी गर्दन पकड़ ली तो मुझे मारना आसान होगा उसके लिए। उसके पास सिर्फ एक ही बाजू थी, वो भी छोटे आकार की, लेकिन उसका इस्तेमाल वो सही कर रहा था। मेरे हाथ में वहां पड़ी एक छड़ आ गई और मैं वो छड़ उसके ऊपर बरसाने लगा। उसका सर नहीं था, लेकिन धड़ से जैसे खून टपक रहा था और वो कराहने की आवाज़ें गर्दन से निकल रही थी, जैसे उसके फेफड़े चल रहे हों और वो आवाज़ें उन नसों से निकल रही हों। उस छड़ को मैं मारता रहा, लेकिन उसकी पकड़ कमज़ोर नहीं हो रही थी। धीरे धीरे हाथ को मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा रहा था और मैं उससे छूट नहीं पा रहा था। वो धड़ ही लगभग 7 से 7.5 फुट का था। उसका सर मौजूद नहीं था। शायद ये किसी बड़े से शैतान की लाश है जिसका आकार बहुत बड़ा रहा होगा। वो अपनी टांगों से भी मुझे जकड़ रहा था और बचने का मेरे पास कोई रास्ता जैसे था ही नहीं। तभी मैंने सूरज को देखा, जिसने अपने कंधे पर एक सिलेंडर उठाया हुआ था। वो भारी सिलेंडर उसने उस धड़ पर मारा और वो धड़ एक तरफ फिसल कर गिरा। उसकी पकड़ कमज़ोर थी। वो मेरी गर्दन के काफ़ी करीब था और ढीली पकड़ से आगे हाथ बढ़ाने वाला था। तभी उस पर वो सिलेंडर टकराया, जिस कारण उसकी पकड़ कमज़ोर हुई और मैं छूटा। मैं अब आज़ाद था, लेकिन वो बार बार हाथ इधर उधर फैलाकर दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी पकड़ से निकलते ही वहाँ से भागना शुरू हो गया। मैंने सुंदर को भी पकड़ा और हम दोनों वहाँ से निकल रहे थे। हम भागते भागते बेडरूम में आ गए थे और मैंने बेडरूम का दरवाज़ा लगा दिया था। उसके बाद वहाँ पर सोफ़ा रख दिया और अच्छी तरह से उस दरवाजे को बंद कर दिया। वो जिंदा लाश दरवाज़ा खटखटाती रही थी। ऐसा लग रहा था नाखूनों से वो उस दरवाजे को चीरने की कोशिश कर रहा हो। वो पूरी रात यही होता रहा था। हम चीखते रहे थे, जिंदा बचने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन वो दरवाजे को पार नहीं कर पाया, शायद उसके कमज़ोर बाजू के कारण। सुबह 5 बजे वो आवाज़ होना बंद हुई और उसके बाद लगभग 9 बजे तक हम उसी कमरे में दुबके रहे। 9 बजे के करीब बाहर से आवाज़ें आने लगी और हमने इन आवाज़ों को पहचान लिया था। ये कुछ चौकीदार थे और भानु प्रताप थे जो बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे। हमने उन सोफ़ों को हटाया, उस बेड को हटाया, तब जाकर वो दरवाज़ा खुल पाया। दरवाजे के खुलते ही उस पर बहुत सारे निशान थे, खरोंचने के निशान, वहाँ काटने के निशान थे। वहाँ उस दरवाजे को जैसे खरोंच खरोंच कर आधा तोड़ ही दिया गया था। इसे देख भानु प्रताप बोले, मैंने आपको कहा था यहाँ पर एक शैतानी शक्ति है। वो जिंदा लाश यहाँ पर घूमती रहती है। उसी से बचने के लिए रात को हम यहाँ से निकलते हैं।
आपको भी रात को यहाँ अंदर ही रहना चाहिए। मैं कहता हूँ इस महल को छोड़ ही दीजिए, ये अच्छा होगा। हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन भानु प्रताप से इस जिंदा लाश की पूरी कहानी हमें जाननी थी। भानु प्रताप, वो चौकीदार, वो अंगरक्षक सब उस महल में मौजूद थे और सबके सामने मैंने भानु प्रताप को कहा, हमें पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए, सबको पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। तो भानु प्रताप ने बताना शुरू किया। 60 साल पहले यहाँ पर सब कुछ सही था। आपके पूर्वज यहाँ पर रहा करते थे, महल को अच्छे से संभालते थे, लेकिन उसके बाद अचानक ही यहाँ पर ये शैतान आ गया, ये जिंदा लाश, और उस समय इसका धड़, इसकी बाजू, इसका सर मौजूद था। उस समय इसका सर मौजूद था, इसकी दोनों बाजुएं मौजूद थी और इसका सामना कोई नहीं कर पाता था। हर रात ये महल में निकलता और शिकार करता। एक एक करके इसने अंगरक्षकों को मारना शुरू कर दिया। मेरे भी दादाजी इससे लड़ते लड़ते मारे गए थे। मेरे पिताजी को भी इसने अधमरा कर दिया था और उसके बाद आपके दादाजी और उनके 3 भाइयों ने भी मुकाबला किया। तीनों भाई मारे गए थे, लेकिन इस जिंदा लाश का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाजू काट दिए गए थे, दोनों बाजू, और इसके सर को कहीं पर छिपा दिया गया, जिसके बारे में सिर्फ आपके दादाजी जानते थे और कोई नहीं जानता। उसके बाद से ये अकेला धड़ घूमने लगा, जिसकी बाजुएं मौजूद नहीं थी। ये नुकसान नहीं कर पाता क्योंकि ये किसी को पकड़ ही नहीं पाता। फिर भी ये बहुत शक्तिशाली था। उसके बाद इसकी ये कमज़ोर सी बाजू कैसे आ गई किसी को नहीं पता। कई लोग कहते हैं इस बाजू को किसी ने लगा दिया था ताकि दोबारा इसे जिंदा किया जा सके, लेकिन इसके धड़ को कभी भी खत्म नहीं किया जा सका। कोई नहीं जानता कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन आपके दादाजी शायद जानते थे। इसके बाद वो यहाँ से चले गए। वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसका राज सिर्फ उन्हें ही पता था, उनके सिवा कोई नहीं जानता। इस जिंदा लाश को शायद खत्म नहीं किया जा सके। ये सब कुछ सुनकर मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे मन में एक गुस्सा भी भर गया था। क्यों इसका अंत नहीं किया जा सका? आखिर दादाजी को अगर पता था तो इसका अंत क्यों नहीं किया गया? और मैंने कहा, आज हमें इस रहस्य को सुलझाना है। यहाँ पर गांव के जितने भी लोग आ सकते हैं, उन सबको आने के लिए कह दो। हमें इसके बारे में कुछ जानना है। पहले तो भानु प्रताप थोड़े घबरा गए थे और उनका कहना था इस शैतान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जितने गांव वाले आएंगे उन्हें नुकसान ही होगा। तो मैंने कहा, नहीं, इतना ताकतवर वो नहीं है। इतने ज़्यादा लोग उसे आसानी से संभाल सकते हैं। कल हम 2 थे, अगर 2 से ज़्यादा होते शायद उसे काबू कर ही लेते। भानु प्रताप मना करते जा रहे थे, लेकिन मैंने एक अलग ही प्लान बना रखा था। गांव वालों को बात बता दी गई और इस बात को सुनकर वो सब महल में इकट्ठा होते जा रहे थे। मेरा सबसे पहला शक उन झाड़ियों की तरफ ही था। गांव के लोग उस महल की झाड़ियों में छानबीन करने लग गए थे। ये 4 दीवारी बहुत बड़ी थी और आसपास बहुत ज़्यादा पेड़। हर जगह वो भीड़ सफाई किए जा रही थी और कुछ ढूंढे जा रही थी। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, दादाजी की वो चाबी जो वो हमेशा मुझे दिया करते थे और कहा करते थे इसमें एक राज है, और हंस दिया करते। मैं कभी जान नहीं पाया क्या राज है उसमें। मैं सोचा करता था वो महल की चाबी है, वो भी कहा करते वो महल की चाबी है, लेकिन वो छोटी सी चाबी इन बड़े दरवाजों में नहीं लग सकती। किस दरवाजे की चाबी है वो? मैं भाग कर गया, उस चाबी को अपने बैग से निकाला और उसे निहारने लगा। उसे देखकर सुंदर भी कहने लगा था, ये कौन सी चाबी है, कहाँ लगती है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये चाबी कहाँ लगती है। दादाजी कहा करते थे ये महल की चाबी है। महल की चाबी है तो गेट पर लगनी चाहिए ना। गेट पर तो वो बड़ी वाली चाबी लगती है, ये छोटी सी किसी छोटे दरवाजे की चाबी है। उसने ये कहा और मन में अचानक ख्याल आया, ये दीवारों पर बने लकड़ी के दरवाजे जिन्हें हम नकली समझ रहे हैं, हर लकड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। कई जगह पर लोहे की रॉड फंसाकर उस लकड़ी को फाड़ा,
पीछे दीवार थी। वो लकड़ी के कमजोर से दरवाजे इस तरह दीवार पर चिपकाए गए थे कि भ्रम डाल रहे थे कि वो असली दरवाजे हैं, सिर्फ कलाकारी थी। इसके बाद वो छोटा दरवाजा जो चिमनी के पास था, उसे खोलने का मन तो नहीं था, लेकिन सुंदर भागता हुआ गया। उस छेद के पास जाकर कहने लगा, इकलौता ये दरवाजा है, ये हमेशा से मुझे असली लगता रहा है। देखो, हर दरवाजे में कोई छेद नहीं है, इकलौता ये दरवाजा है जिसमें एक छेद है। उस दरवाजे में रॉड फंसाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन उस दरवाजे को इस तरह से दीवार में सटाया गया था, कुछ फंस नहीं रहा था। बस उस छेद में उस चाबी को घुमाने की देर थी। वो थोड़ा ढीला सा पड़ा। खींचकर खोलने में परेशानी तो हुई, लेकिन वो दरवाजा खुल गया। यहां दीवारों के पार गलियां थीं। इस विशाल महल में गुप्त रास्ते थे जो कहीं जाने के लिए बने हुए थे। मैं सुंदर की तरफ देख रहा था और सुंदर मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने कहा, ये कहां जाने का रास्ता हो सकता है? इसके बारे में किसी को पता तक नहीं। क्या भानु प्रताप इसके बारे में जानता है? कुछ देर हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और अंत में हम उन रास्तों पर चल पड़े। धीरे धीरे उस गुप्त रास्ते से चलकर जैसे इस महल में हर जगह जाने का रास्ता दिख रहा था। कई जगह हम कमरों के अंदर झांक पा रहे थे। कुछ छेद जो छत के पास बने हुए हैं, वो यहां से देखने के लिए बने हुए हैं। इन गुप्त रास्तों से हर जगह शायद जाया जा सकता है। हर कमरे में एक गुप्त जगह है जिसे खोलकर उस कमरे में पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये रास्ता अंत में जाता कहां है? क्या ये सिर्फ दूसरे कमरों में जाने का एक गुप्त रास्ता है? हम उस रास्ते को फॉलो करते रहे, आगे बढ़ते रहे और हम अंत में एक दरवाजे के पास पहुंचे। यहां अंदर की तरफ भी कोई दरवाजा बना हुआ है, सुंदर ने ये कहा, और ये दरवाजा बिल्कुल पहले दरवाजे की तरह था। इसमें भी एक छेद था। उस चाबी को यहां भी लगाकर देखा गया और ये दरवाजा भी खुल गया। इस दरवाजे के खुलते ही सामने किताबों का ढेर था। ये एक लाइब्रेरी लग रही थी जिसके बिल्कुल बीचों बीच एक संदूक पड़ा था। इसके बाद मैं उस संदूक के पास गया। क्या होगा उस संदूक में? मैंने ये सवाल सुंदर से पूछा था और सुंदर खुद घबरा रहा था। हमने उस संदूक को खोला तो हमारे होश उड़ गए। 2 विशाल बाजू और एक बड़ा सा शैतानी सर पड़ा था। उसकी आंखें पलकें झपका रही थीं। ये सर कटा हुआ था फिर भी जिंदा था। इसे देखकर हम दोनों डर गए और सुंदर कहने लगा, गांव वालों को बुलाओ, गांव वालों को बुलाओ, किसी को लेकर आओ। यहां पर है वो सर, वो बाजू, ये जिंदा हो सकता है। सबको बुलाना होगा, इसे बाहर निकालना होगा। ये जिंदा लाश का कुछ ना कुछ कारक तो बनेगा। शायद कुछ राज है यहां पर, सबको लेकर आओ। सुंदर आज हिम्मत वाला बन गया था और मैं भागकर गांव वालों को, भानु प्रताप को यहां लाना चाहता था। मैं जैसे ही बाहर पहुंचा, बाहर एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ जमी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ? वहां लोग कहने लगे, उस 4 दीवारी के पास एक गुप्त दरवाजा था। उसकी एक ईंट नीचे की तरफ थी और धक्का लगाकर जब उसे खोला गया, हम नीचे गुफा की तरफ गए। गुफा में शैतानी मंदिर सा बना हुआ था। वहां पर वो धड़ दिखा लोगों को। वो हिल रहा था। शायद वही धड़ है जो रात को जिंदा होता है। कई लोग उस धड़ की कहानियां सुना रहे थे। कई बुजुर्ग पुराने जमाने में घटी उन घटनाओं की बात कर रहे थे कि यहाँ पर शैतान आया था, महल के अंदर लोगों को मारा गया था। यहाँ पर उसे मारने की हर कोशिश की गई थी, सिर्फ उसका धड़ और सर ही अलग किया गया था। और उस धड़ और सर को अगर इससे दोबारा जोड़ दिया गया तो ये शक्ति दोबारा जिंदा हो जाएगी और शायद दोबारा रोकी ना जा पाए। मैं वहां भानु प्रताप को ढूंढ रहा था और भानु प्रताप वहां पर मौजूद ही नहीं था। कहाँ था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ गांव वालों को लेकर उस गुप्त रास्ते को भी दिखाना चाहता था जो उस महल के अंदर था। मैं उस भीड़ को लेकर उस लाइब्रेरी तक पहुंचा। वो संदूक वहां मौजूद नहीं था, बस किताबें थीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो धड़ अगर इस सर और बाजू से जुड़ गया तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा।
वो शक्तिशाली लाश किसी को नहीं छोड़ेगी। वहां 4 बजे का समय हो गया था। अंधेरा कुछ ही घंटों बाद हो जाता। मैं घबराया हुआ। वो गांव वाले खुद चीखे मार रहे थे। ये क्या हो गया? तो तुम्हारे दादाजी ने यहां पर छिपा रखा था उसे। किसी को नहीं पता वो सर और बाजू कहाँ थे। हर कोई ढूंढता रहा था। वो भी ढूंढते रहे होंगे जिन्होंने उस जिंदा लाश को बनाया था। वहां भगदड़ मच गई थी और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए वहां सुंदर भी मौजूद नहीं था। कहाँ गया वो? मैंने लोगों को उसे ढूंढने के लिए कह दिया। शायद उसे पता होगा कहीं वो किसी खतरे में ना हो। वहां किताबें पड़ी थी और उन किताबों को मैंने खंगालना शुरू कर दिया। कुछ तो पता होगा उसमें। दादाजी की वो मोटी किताब जिसमें इस घटना की सारी जानकारी दी गई थी। ये शैतान कोई और नहीं, भानु प्रताप के पिता थे। वो मर गए थे एक लड़ाई में जब यहाँ इस महल पर हमला किया गया था कुछ लोगों द्वारा। उसकी मौत के बाद भानु प्रताप विलाप में थे और उन्होंने जादू टोने की मदद से दोबारा उसे जिंदा कर दिया था। वो लाश रण प्रताप की थी, भानु प्रताप के पिता, और उसके बाद उसने यहाँ महल में सबको मारना शुरू कर दिया। दादाजी और उनके भाइयों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। उसे खत्म कैसे किया जाए कोई समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद यहाँ एक जंग छिड़ गई उसे मारने की, लेकिन वो लाशें बिछाता गया। अंत में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उन्होंने उस जिंदा लाश की बाजुएं काट डाली, सर काट डाला, लेकिन उसे दोबारा जोड़ा जा सकता था, इसीलिए इस गुप्त जगह पर उसे रख दिया गया। उसे मारने का सही तरीका ढूंढा नहीं जा पाया था, इसीलिए इन बाजुओं और सर को यहाँ पर रख दिया गया था। और उसके बाद वो धड़ फिर से बाहर आने लगा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बाद दादाजी को कुछ सालों बाद इस पूरी सच्चाई का पता चला था कि ये भानु प्रताप के पिता रण प्रताप थे और भानु प्रताप ने खुद जादू टोने से उन्हें जिंदा किया था। इसके बाद भानु प्रताप ने किसी और के शरीर की एक बाजू काट कर उस शैतान को लगा दी थी। उसके शरीर पर लाशों का मांस लगाकर उसका आकार बड़ा किया गया था। इसके बावजूद वो छोटी बाजू काफी ताकतवर थी। वो उसी का इस्तेमाल करके भी यहाँ लोगों को मार सकता था। तभी से दादाजी यहाँ से निकल गए थे, पूरे परिवार को लेकर यहाँ से चले गए। वो किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताते ताकि कोई वापस ना आ जाए। बदला लेने के लिए भी कोई यहाँ पर आया तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से जाने से पहले दादाजी को एक बात का पता चला था कि उस शैतान का अंत कैसे किया जा सकता है। जब उसका शरीर पूरा हो तो जहाँ से वो बनाया गया है, जिस स्थान पर उस पर जादू टोना करके उसको जिंदा किया गया हो, उसे जला देने के बाद वो शैतान जल जाएगा। लेकिन पूरा शैतान होना चाहिए, उसका सर और उसके बाजू जुड़े होने चाहिए। दादाजी में हिम्मत नहीं थी उस सर और बाजू को दोबारा लगाने की, क्योंकि उस शैतान को दोबारा संभालना नामुमकिन हो जाता। शायद वो उस जगह को जलाने नहीं देता। इसके बाद मुझे ये तो पता चल गया था उसे शैतान का अंत कैसे किया जाए, लेकिन ये पता नहीं था कौन उसके बाजू और सर यहाँ से ले गया है। सुंदर भी यहाँ से कहाँ चला गया? मुझे शक था भानु प्रताप पर। जरूर भानु प्रताप ही ये सब कर रहा होगा। उसी ने दादाजी के भाइयों को मरवाया। हमारा बदला उसी के खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन दादाजी यहाँ से निकल गए। शायद मैं कुछ कर पाऊँ। भागता हुआ मैं उन गांव वालों के साथ उस महल से बाहर आ गया था। यहाँ अंधेरा होने वाला था और मैं सबको कह रहा था उस शैतान को कोई जिंदा करने वाला है। हमें नीचे पहुंचना होगा, उसी गुफा में जलाना होगा उस स्थान को, वहां जहां धड़ तड़पता हुआ दिखता है। लेकिन वो पूरी भीड़ तो बाहर आ चुकी थी। मैंने कहा, क्या हुआ, बाहर क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा, भानु प्रताप ने सबको बाहर भेज दिया है। उनका कहना है यहाँ जो भी रहेगा मारा जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, उसकी बात नहीं सुननी है, वही शैतान को बनाने वाला है। तो गांव वालों ने कहा, वहां सुंदर जी भी थे, वो भी सबको बाहर जाने को कह रहे थे। बातों बातों में उस पेड़ के नीचे अंधेरा होने लगा था।
पेड़ों ने जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी उसे भी रोक रखा था और उन झाड़ियों के पास अंधेरा सा था। मैंने देखा उस दीवार के उस दरवाजे के पास खड़ा वो शैतान अपनी बाजुएं जोड़ चुका था, अपना सर जुड़ चुका था उसके शरीर के साथ। वो जिंदा था, अंधेरा होने का इंतजार कर रहा। वो शैतान बाहर निकलने वाला था और उसके पास खड़े भानु प्रताप और सुंदर। मुझे सुंदर पर कभी शक हुआ ही नहीं। क्यों वो यहां इस शैतान को जिंदा करना चाहता है? मैंने ये शब्द कहे थे तभी पीछे खड़ा वो बुजुर्ग आदमी बोल पड़ा, सुंदर प्रताप जी भी आपके साथ थे? भानु प्रताप के बेटे सुंदर प्रताप। ये बात सुनकर मैं घबरा गया था। तो इसीलिए वो मुझे यहां पर लाना चाहता था ताकि वो इस राज को सुलझा पाए, उस शैतान को जिंदा कर पाए। और जैसे ही और ज्यादा अंधेरा होने लगा, वहां गांव वालों की भीड़ थी लेकिन घबराई हुई उस शैतान को देख रही थी। अंधेरा घिरते ही वो शैतान कदम रख चुका था बाहर और उसका मुकाबला किया नहीं जा सकता था। मैंने जैसे कहा था कि उस शैतान को हम रोक पाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सर और धड़ जुड़ने के बाद वो कितना भयानक और शक्तिशाली हम सबका अंत कर सकता है। वो गांव वालों को एक एक करके फेंक रहा था, कुछ की गर्दन दबोच रहा था तो किसी का सर धड़ से अलग कर रहा था। डंडों की बारिश, तलवार घोंपे जाने के बावजूद वो रुक नहीं रहा था। उसकी बाजुएं काटी नहीं जा सकती इतनी आसानी से। वो बहुत शक्तिशाली था, उसे पकड़ा नहीं जा रहा था। और भानु प्रताप और सुंदर प्रताप वहां से भाग निकले थे। शायद इस शैतान को बनाया ही ऐसा गया होगा कि वो हर किसी को मार दे। मैं यहां रुक नहीं सकता था। वो मशाल लिए मैं उसी गुफा के अंदर था और मैंने अपने पीछे आते उस शैतान को देखा था। मैं जानता था उसका अंत सिर्फ ऐसे ही किया जा सकता है। मैं उसी तरफ भाग निकला था और वो शैतान लोगों को छोड़ मेरे पीछे आ रहा था, जैसे उसे पता हो उसका अंत होने वाला है। मैं उसी जगह पर पहुंच गया था। वो जगह ऊंची सी कब्र की तरह लग रही थी। वहां ऊपर कुछ पत्थर लगाए गए थे जिन पर मंत्र लिखे गए थे। ये अजीब सी भाषा थी। सामने एक बड़ी सी मूर्ति थी, वो शैतानी मूर्ति लग रही थी। वहां पेट्रोल छिड़कते हुए मुझे कम समय का एहसास हो रहा था। वो शैतान मेरी तरफ बढ़ रहा था लेकिन उसकी रफ्तार धीमी थी। भारी शरीर लेकर चलना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ एक ही कमजोरी थी उस शैतान की, पेट्रोल ही पेट्रोल। मैंने हर तरफ बिछा दिया और मेरी देखा देखी गांव वाले भी ऐसा ही करने लगे। वो घास फूस बिछाते गए। मैं बोलता गया इस जगह को जलाना है, इसका अंत ऐसे ही होगा। लेकिन वो शैतान बीच बीच में गांव वालों को मारता रहता जो भी उसके करीब पहुंच जाता। उससे बचते बचाते वहां हमने लकड़ियां और बहुत सामान उस पेट्रोल से भिगो भिगो कर रख दिया था और आग लगते ही वहां से बाहर निकले थे। कुछ गांव वालों को आग लगी थी लेकिन वो शैतान किसी को मार नहीं रहा था बल्कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। खुद लोट लोट कर उस कब्र के ऊपर वो आग बुझाना चाहता था। अपनी आंखों के सामने हमने एक पत्थर को पिघलते हुए देखा। वो मूर्ति पिघल रही थी। ये गुफा पिघल पिघल कर पानी की तरह टपक कर वहां बंद हो रही थी। मैं और सभी गांव वाले उस गुफा से बाहर आ गए थे और हमने उस दीवार के अंदर तारकोल की तरह टपकती हुई बूंदें देखी। पूरी गुफा पिघलकर बंद हो गई थी और वो बदबू ही बदबू हर जगह फैल गई थी। अंधेरा हो चुका था और आज सन्नाटा घिरा हुआ था। हर कोई थका, लाशों को देख जैसे मन पिघल रहा था। लेकिन शायद उस शैतान का अंत कर दिया था हमने। वो पूरी रात गांव वाले उसी महल के अंदर रहे थे। हर कोई एक दूसरे को बचाने की कोशिश करता रहा था, लेकिन वो शैतान उस गुफा से बाहर निकल ही नहीं पाया। शायद उसका अंत वहीं हो गया। अगली सुबह वहां जैसे लाशें बिछी हुई थीं। उस शैतान ने जिस जिस को मारा था वहां से उन्हें बाहर निकाला जा रहा था। वहां ढेर थे लाशों के, लेकिन खुशी थी मन में। उस शैतान का अंत हुआ।
लोग कह रहे थे कि कभी कभी ये शैतान इस महल से बाहर निकलकर लोगों का शिकार किया करता। आज उसका अंत हो चुका था। मैं भी वहां गुजरात से अपने घर आ गया था और पिताजी को सब कुछ बता दिया था। पिताजी की आंखें भी नम थीं, लेकिन हमने अपनी पुश्तैनी जमीन वापस ले ली थी एक शैतान से। इस तरह अंत हुआ एक शैतान का, और शायद मैंने अपनी दादाजी के मन में रही उस कसक को भी दूर कर दिया होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और कहानियां देखना पसंद करोगे तो उसे भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगा आप कैसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अपने विचार हर वीडियो में ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।